भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मानसून की अब तक की बारिश से खरीफ की फसलों की बुआई में भारी बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक खरीफ फसलों का रकबा करीब 62% बढ़कर 445.11 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। बीते साल अब तक 275.10 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी। वहीं इस साल धान से ज्यादा किसानों ने तिलहन की बुआई की है। खरीफ की बुआई को लेकर कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में हुई अच्छी बारिश से 10 जुलाई तक देश भर में 101.26 लाख हेक्टेयर में तिलहन की बुआई हुई है, जो गत वर्ष के मुकाबले 335.30% अधिक है। वहीं दलहन की बुआई पिछले साल के मुकाबले 43.59% ज्यादा हुई है। चालू खरीफ सीजन में अब तक दलहन की बुआई 32.61 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इसकी खेती 22.71 लाख हेक्टेयर में हुई थी। खरीफ सीजन के दौरान अब तक उड़द की बुआई 2.26 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 8.24 लाख हेक्टेयर में हुई है। वहीं इस दौरान अरहर का रकबा करीब 163% बढ़ा है। 10 जुलाई तक अरहर की बुआई 12.8 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल 5.25 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई थी। इसके अलावा देश भर में अब तक 7.64 लाख हेक्टेयर में मूंग की बुआई हुई है, जो पिछले साल 3.44 लाख हेक्टेयर की तुलना में अधिक है। तिलहन और दलहन का रकबा बढ़ने से जहां अच्छी खबर है, वहीं खरीफ की मुख्य फसल धान की रोपाई में 5.42% की कमी हुई है। 10 जून तक देश भर में किसानों ने 89.59 लाख हेक्टेयर में धान लगाया है, जबकि बीते साल 94.73 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई थी। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2014-15 के दौरान देश में 10.25 करोड़ टन चावल उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 2013-14 में 10.66 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। वहीं देश में दलहन उत्पादन का अनुमान करीब 10% घटकर 1.73 करोड़ टन होने का है। मोटे अनाज की बात करें तो उत्पादन 4.2 करोड़ टन से घटकर 4.04 करोड़ होने का अनुमान कृषि विभाग ने लगाया है। गौरतलब है कि जून के दौरान पूरे देश में सामान्य के मुकाबले 16% अधिक बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई में अभी तक बारिश की स्थिति अच्छी नहीं रही है। 10 जुलाई तक 245.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य के मुकाबले 2% कम है, जबकि औसतन इस दौरान 251.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। हालांकि आगामी दिनों में बारिश की स्थिति क्या रहती है, इसी पर किसानों के साथ साथ बाजार और सरकार की नजर टिकी है। कश्मीर के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इसका कारण है कश्मीर में इस खुमानी की पैदावार में वृद्धि हुई है। दरअसल इस साल कश्मीर में पर्याप्त मात्रा में बरसात हुई, जिसके कारण खुमानी की पौध को उचित मात्रा में सिंचाई होने से पैदावार में काफी इजाफा हुआ है। फलों के रंग और गुणवत्ता में भी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे किसानों को बाजार में भी इसके अच्छे दाम मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू एंड कश्मीर में खासकर बहुत अच्छी क्रॉप आई है, तो क्योंकि इस साल हमारे जो बारिशें भी बड़े अच्छे रहे और क्रॉप की ग्रोथ वगैरह भी अच्छी आई, फ्रूट सेट वगैरह भी बड़ा अच्छा रहा, उसके वजह से अच्छा साइज भी आया है और कलर भी आया है और यील्ड भी बहुत अच्छा हमारे ये बार एक्सपेक्टेड है और लोग अच्छा हार्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे फील्ड में भी देखा होगा, आपने बहुत अच्छी हमारी वैरायटीज में बहुत अच्छी क्रॉप आई है और उनका कलर वगैरह भी अच्छा है और उनकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी आई है। इंशाल्लाह उम्मीद है ये बार बहुत अच्छा फार्मर्स को अच्छा ये क्रॉपिंग सीजन है। और सबसे ज्यादा अच्छा ये रहा कि क्योंकि सीजन ये बार बारिशों का सीजन ऐसा रहा, कंटिन्यूसली इंटरमिटेंटली हमारे पास बारिशें रहे, तो प्लांट की ग्रोथ वगैरह, क्योंकि ये ज्यादातर करेवा एरियाज में है हमारा जो एप्रिकॉट जो है, और उनको पानी की कोई कमी नहीं हुई, उस वजह से इसमें बहुत अच्छा ये बार यील्ड वगैरह आए हैं। उम्मीद है फार्मर्स को बहुत अच्छा इनकम होने। पिछले साल बाढ़ के कहर से कश्मीर के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार बेहतर बरसात होने से और मौसम के मेहरबान होने के कारण इस साल पैदावार में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। फलों की तुड़ाई के बाद पैकिंग और सप्लाई का काम जोरों पर है। इस साल बारिश भी हुई है टाइम पर, मगर शुक्र अल्लाह का फसल भी अच्छा निकला और जब आप इस वक्त बराई कर रहे हैं तो हमें बराई में बहुत अच्छे लगते हैं ये एप्रिकॉट। पिछले साल तो सर बहुत कम था, तो लेकिन इस साल तो हल्की हल्की बारिश हुई है, इससे इसी की वजह से मतलब इस साल फसल अच्छा लगा है। इस साल बहुत एप्रिकॉट का फसल अच्छा है और बहुत बढ़िया है
और हम यहाँ बहुत से लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, ये मैंने खरीदा है इनसे और फसल अच्छी है और इसको हम मार्केट में बेच रहे हैं। मार्केट में भी इसका पैसा बहुत अच्छा हमें आ रहा है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। रफ्ता रफ्ता सप्ताह बीता और सप्ताह का एक वो दिन भी आ पहुंचा जिसको कि आप शुक्रवार के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये ख़ास दिन इसलिए हो जाता है कि ये आपको प्रतीक्षा होती है आपके अपने ख़तों की, आपको उनके जवाबों की। जो कुछ भी हम पिछले दिनों दिखाते हैं, जो कुछ आपको समझ में आता है, कुछ आप चाहते हैं, आपकी जिज्ञासाएं होती हैं कि आखिर उसके बारे में कुछ और बताया जाता, या फिर आपके मन में कुछ और होता है कि आपको पता दोबारा से बताया जाए। ऐसी कुछ चीज़ों की जिज्ञासाओं को लेकर के आप पूछते हैं हमसे कि आखिर इसके क्या जवाब हैं। तो उन्हीं जवाब सवालों को लेकर के आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं। और इन पत्रों को जो कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये आम चिट्ठी नहीं, ये आपका प्यार है, आपका वो जिज्ञासा है जो कुछ आप जानना चाहते हैं। और इसका जवाब लेने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पशु विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर KML पाठक साहब से। नमस्कार किसान भाइयों। तो डॉक्टर साहब, खतों का सिलसिला शुरू किया जाए। जी हाँ। ये पहला खत जो मेरे हाथ में है, ये मध्य प्रदेश से खरगोन से आया है और भाई मनीष प्रजापति इसमें काफ़ी रुचि दिखाते हैं, जो कि अक्सर हमसे खत पूछते भी हैं। सर, ये जानना चाहते हैं कि जो शूकर पालन है वो इनके प्रदेश, इनके क्षेत्र में किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है, और क्योंकि शुरुआत करने चाहते हैं तो इन्होंने दूरदर्शिता दिखाई है, तो ये भी चाहते हैं क्या इसका प्रशिक्षण कहाँ से होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शूकर पालन मध्य प्रदेश के लिए क्या, बल्कि हम तो सभी प्रदेशों के लिए कहते हैं कि बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। आपके रोजगार का एक बहुत अच्छा व्यवसाय है ये, साथ ही साथ आपको अच्छी आमदनी देने वाला व्यवसाय है। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है गुवाहाटी, आसाम में, और वो संस्थान पूरी तरह से समर्पित है सूकर पालन के लिए। सूकर पालन के ऊपर सभी उसके सबू पहलू, सूकर पालन कैसे करें
उसका फीडिंग कैसे करें, उसका दाना पानी कैसे करें, उसका स्वास्थ्य कैसे रखें, साथ ही साथ अच्छा मांस सूकर से कैसे मिले और उस मांस को किस तरह से आप प्रोसेस करें, इस सब की जानकारी हमारी गुवाहाटी का जो संस्थान है वहाँ दी जाती है। अब बात आती है कि आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिले। गुवाहाटी आप जा नहीं सकते, जाने की मैं आपको राय भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके पास खरगोन के पास जो है कोई आपके पास में कृषि विज्ञान केंद्र होगा। हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं पूरे देश में, हर देश के हर हिस्से में फैले हुए हैं। कुछ ज़िले तो ऐसे हैं जहां 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और कृषि विज्ञान केंद्र पर आप जैसे युवाओं को, आप जैसे पशुपालक को ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानकारी ले लीजिए और वहाँ जाइए और वो आपको इसके बारे में ये ट्रेनिंग ध्यान रखिए मुफ्त में दी जाती है। आपसे इस ट्रेनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा जानकारी और डिटेल में जानकारी, विस्तृत जानकारी अगर प्रजापति जी आपको चाहिए तो एक पता नोट करिए, लिखिए। उसमें मैं आपको एक पता बताता हूँ, निर्देशक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग्स है ना, उसको आप लिखेंगे सूकर के ऊपर अनुसंधान केंद्र, या उसको लिख सकते हैं सूकर अनुसंधान केंद्र, रानी, गुवाहाटी, आसाम। मैं दोबारा बताता हूँ, निर्देशक सूकर अनुसंधान केंद्र, रानी, गुवाहाटी, आसाम। इस पर आप एक, जैसे आज आपने चिट्ठी डाली है, दूरदर्शन पर चिट्ठी लिखी है आपने, एक ऐसा ही पोस्ट कार्ड इस निर्देशक को लिखिए और आप और जानकारी चाहिए आपको, क्योंकि आपको अच्छी बात ये भी जानकारी लेनी होगी कि अच्छे तरह का आपको सूकर का बढ़िया जर्मप्लाज यानी अच्छे सूकर आपको कहाँ से मिले, ये जानकारी भी आपको देंगे। मुझे उम्मीद है आपने जो प्रश्न का उठाया है उसको आपको जवाब मिला होगा। साथ ही साथ में और भी अपने जो इस प्रोग्राम को हमारे अन्य प्रदेशों के लोग सुन रहे हैं, भारत के लोग सुन रहे हैं, वो भी सूकर पालन व्यवसाय में अगर आना चाहते हैं तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि ये व्यवसाय बहुत अच्छा है। डॉक्टर पाठक, एक ये ईमेल मैं ले रहा हूँ जो मथुरा से घाटी बहरलाई से भाई बिशन कान जी का है। वो लिख रहे हैं कि पिछले दिनों आपने एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिखाया था जो उनको बहुत पसंद आया है। वो ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जानकारी आप एक बार अवश्य दें, खासकर देशज पशुओं को लेकर के, और ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ साथ जो गोकुल ग्राम योजना है वो क्या है? देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भारत सरकार का एक प्रयास है कि हमारी जो देसी नस्ल की जो गाय हैं, गौवंश है, उनको किस तरह से बचाया जाए। और बचाने के साथ साथ जो ये आप भी जानते हैं कि जो हमारी देसी नस्ल की जो गाय हैं उनका जो उत्पादन है, जो दूध उत्पादन है, वो बहुत कम है। तो इसको उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी नीति अपनाई जाए, तो ये सब करने के लिए भारत सरकार ने एक गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन परियोजना जो है पिछले वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करी थी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा थी कि किसी तरह से हमारा जो हमारा स्वदेशी जो हमारा देसी नस्ल है उनसे किस तरह से, जो खासकर जो किसानों के पास है, उन किसानों के पास जो है उसको किस तरह से जो है उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये परियोजना प्रारंभ करी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो किसानों के पास जो गौवंश है जिनमें जेनेटिक पोटेंशियल तो है, यानी वो उनमें दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए, यानी 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसको जो है अगर क्रॉस कराना है तो अब बढ़िया एआई हो, एआई अच्छे सीमन से हो, अच्छा बुल हो, उसके सीमन से हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसको जो है चारा वगैरह का जो हम देते हैं अच्छा चारा मिले, हरा चारा मिले। तो ये सब इसमें इस मिशन के अंदर डाला गया है और इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू इसमें यह है कि हमारे देश में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हमारा एक दक्षिण भारत में एक कामधेनु केंद्र होगा और एक उत्तर भारत में कामधेनु केंद्र होगा। ये निश्चित भी हो गया है, एक आंध्र प्रदेश में होगा, एक मध्य प्रदेश में होगा। ये जो कामधेनु केंद्र हैं, इन पे जो उस क्षेत्र की जो देसी नस्ल की गौवंश है उनके जो अच्छे बुल तैयार करे जाएंगे, वो वहाँ पे अच्छा सीमन स्टेशन बनाया जाएगा और वहाँ अच्छी नस्ल की गाय भी रखी जाएंगी। तो ये जो कामधेनु केंद्र हैं, यहाँ से फिर आपको जो किसान हैं, जो क्षेत्रीय किसान हैं, उनको अच्छी, जिसको बोलते हैं हम प्रोजनी टेस्टेड सीमन, वो जो है किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ जो आपने गोकुल ग्राम की बात करी है, इस तरह से गांवों का भी चयन किया जाएगा जिन गांवों में सिर्फ जो है हम देसी नस्ल की गाय रखें। उस गांव का चयन जो है पंचायत समितियों के माध्यम से होगा
और जो इसकी राशि की जो आपने बात करी है, राशि जो भारत सरकार जो राशि देगी वो किसी व्यक्ति को नहीं देगी। इसमें प्रावधान ये रखा गया है कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस राज्य को बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से आप हैं, उस राज्य के पशुपालन विभाग को भारत सरकार का जो पशुपालन विभाग है वो राशि उपलब्ध कराएगा और वहाँ के माध्यम से जो है वो राशि उन ग्रामों को और ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। मैं समझता हूँ ये जो हमारी सरकार का जो प्रयास है, ये हमारे देसी गौवंश को बचाने का, उसको बढ़ाने का बहुत बढ़िया प्रयास है और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो उन किसानों को मिलेगा, उन पशुपालकों को मिलेगा जो देसी नस्ल की गाय पालना चाहते हैं लेकिन उनको देसी नस्ल की गाय कहीं से मिलती नहीं है। तो ये सब चीज़ें ये बनाई गई हैं। मुझे उम्मीद है आपको, और ये दूरदर्शन, विशेष रूप से दूरदर्शन समय समय पर गोकुल मिशन के ऊपर कार्यक्रम देता है और आप इन कार्यक्रम को देखते रहिए, आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी मिलती रहेगी। डॉक्टर पाठक, ये मैं अगला ईमेल ले रहा हूँ जो कि बिजनौर के शोहरा से विपुल शर्मा का आया है। विपुल भाई ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुर्गी पालन की शुरुआत की है और मुर्गी पालन में उनको जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है आहार की। आहार तो हम दे रहे हैं लेकिन उतना महत्वपूर्ण आहार नहीं दे पा रहे। साथ साथ इनका एक और सवाल ये है, वो ये चाहते हैं कि जो लोग अक्सर मार्बल यानी कि जो संगमरमर है उसके टुकड़े मुर्गियों को खिलाते हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? आहार से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आजकल हम लोग बात करते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री की। बैकयार्ड पोल्ट्री का मतलब होता है कि आप जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, अगर वहां जगह है पीछे तो आप वहां भी जो है मुर्गी पालन कर सकते हो। उसके लिए एक अलग से जो है एक वैरायटी मुर्गी की बनाई गई है हमारे संस्थान ने, जो हैदराबाद वाला संस्थान है, बनराजा है, ग्राम प्रिया है, इस तरह की श्रीनिधि है। तो ये 2-3 वैरायटीज़ हैं जिनके चूजे हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं और आप अपने पीछे जो आपका कोर्टयार्ड है, जहां आंगन है, आप वहां रख सकते हो। वहां पर ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बाज़ार से ही जो है उनके लिए दाना लाएं। आपकी जो किचन के जो वेस्ट हैं, आपकी जो सब्जी जब बच जाती है, जो बिना पकाई हुई या कच्ची सब्जी, वो आप इनको खिला सकते हो। घर में अगर आपके में कोई दालें हैं या दलहन है, वो आप खिला सकते हो। तो ये जो इस तरह से आप इसको पाल सकते हो अगर छोटे व्यवसाय के रूप में करना चाहते हो। ये हो गया बैकयार्ड पोल्ट्री, इसको रूरल पोल्ट्री भी कहते हैं हम आजकल। और भारत सरकार का प्रयास है कि आप जैसे लोगों को इस काम के लिए आगे बढ़ाया जाए, आगे लाया जाए कि वो रूरल पोल्ट्री में अपना योगदान दें। साथ ही साथ आपने जो बात करी है कि जो संगमरमर के वो है, देखिए मुर्गी क्योंकि अंडा देती है और अंडे के ऊपर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक शेल होता है, जो उसका जो कवच होता है, कवच जो है उसमें एक मेन कंपोनेंट कैल्शियम होता है। अंडे देने वाली मुर्गियों की जो आवश्यकता होती है वो कैल्शियम की होती है। तो इनको जो रोज़ दाना दिया जाता है, उनको छोटे छोटे जो है कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम की ड्रॉप भी दे सकते हो, कैल्शियम की गोली भी दे सकते हो। लेकिन मुर्गी जो है, क्योंकि उनका जो पाचन तंत्र है जो उस तरह का मजबूत है कि आप छोटे छोटे टुकड़े अगर जो आपने बात करी है बहुत बारीक बारीक, उन्हीं को खा के उनसे वो अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो ये जो बात आपने कही है ये सच्चाई है, इसमें कोई वो गलत नहीं है, वैज्ञानिक तरीका है। मुर्गी को छोटे छोटे टुकड़े जो है वो दिए जाते हैं। तो आप जो है अगर आपके पास मुर्गी हैं तो आप इस तरह से करिए। लेकिन यहाँ भी आपके लिए भी वही एक प्रार्थना करूँगा कि आप जो भी करें वैज्ञानिक तरीके से करें। बिना वैज्ञानिक तरीके से अगर आप व्यवसाय करेंगे, चाहे मुर्गी पालन हो, अब एक भाई सूकर पालन के बारे में बात कर रहे थे, चाहे आप डेयरी पालन करना चाहते हो, चाहे बकरी पालन करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो वैज्ञानिक तरीके से करिए। आजकल प्रधानमंत्री जी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, आप यही स्किल डेवलपमेंट है कि अगर आप मुर्गी पालन करें तो आप पहले उसमें अपना स्किल डेवलप करिए, मुर्गी पालन को कैसे रखें हम, कौशलता, उसमें कौशलता बढ़ाई जाए। तो उसके लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, हमारे जो संस्थान हैं, वो संस्थान आपको इनमें स्किल डेवलपमेंट में आपको योगदान देंगे, आपकी मदद करेंगे। तो विपुल भाई, अब आपको पता चल गया होगा कि आप मुर्गी का आहार कौन सा दे सकते हैं और क्यों उसको संगमरमर खिलाया जाता है, क्यों उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ये डॉक्टर साहब ने आपको बताई। डॉक्टर साहब, ये अगला ख़त ले रहा हूँ, जो शिकायत भरा ख़त है और ये हरीश कुमार पाल का है, जो कि ईश्वर गागी वाराणसी से लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि कुछ समय पहले तक आप जो है अपने कार्यक्रम को एक दूसरा रूप दिए हुए थे, अभी इसमें एक बदलाव का रूप है। लेकिन जो अनुसंधान से संबंधित आप जानकारी देते थे, वो कार्यक्रम जो कि स्वयं किसान करता था, वो आप नहीं दिखाते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो संस्थान है, शोध संस्थान, उसमें उनकी भी जानकारी दिया कीजिए और ख़ासकर इस बार तो पशु से संबंधित जो संस्थान है उनकी जानकारी भी चाहते हैं।
आपको हरीश जी ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश में पशुपालन से संबंधित 19 संस्थान हैं। 19 संस्थान हैं और जो भी हमारे देश में पशु मिलते हैं, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे मुर्गी है, चाहे सूअर है, चाहे भेड़ है, चाहे बकरी है, चाहे गाय है, उन सभी के ऊपर हमारे देश में 19 तरह के संस्थान हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में वो संस्थान हैं। उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर में हमारे 2 संस्थान हैं, आप क्योंकि बनारस से हैं। बनारस में तो हमारा बनारस विश्वविद्यालय तो है ही। बनारस के पास तो मैं पशुपालन की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये एक बता दूं आपको कि वहाँ पर एक वेजिटेबल सब्जियों का एक संस्थान है। यानी ये जो संस्थान अनुसंधान संस्थान बनाए गए हैं, इन संस्थानों का उद्देश्य ये रहता है कि किसानों की हम समस्याओं को लें, वो क्या चाहते हैं आप जैसे किसान, और उनका जो वैज्ञानिक जो है किस तरह से उनको मदद करी जाए। तो एक तो वो है आपके बनारस के पास, तो वही है। साथ ही साथ हमारे जो संस्थान जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारा गाय का संस्थान है, मेरठ में हमारा गाय का संस्थान है। बकरी के संस्थान की बात करें तो मथुरा में हमारा बकरी का संस्थान है। भेड़ की बात करें तो हमारा अविकानगर जयपुर के पास भेड़ का संस्थान है। अगर आप बात करें कि पशुओं के रोगों के ऊपर कौन सा संस्थान है, तो हमारा बेंगलोर में है, एक हमारा भोपाल में है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ 2 मुख्य जानवर हैं, एक वहाँ पे याक है और एक मिथुन है। तो आप अरुणाचल में जाओगे तो आपको वहाँ पे याक का इंस्टीट्यूट है, संस्थान है। अगर आप नागालैंड में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा मिथुन का है। और मैं जैसे अभी बता रहा था एक दर्शक को कि हमारा रानी गुवाहाटी में हमारा सूअर के ऊपर है, मुर्गियों के ऊपर हमारा संस्थान है। पशुओं के चारे के ऊपर, पशुओं का कौन सा चारा खिलाया जाए, कैसा चारा खिलाया जाए, इसके हमारे 2 संस्थान हैं। एक हमारा झांसी में है, एक हमारा बेंगलोर में। और इन दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में हम इनकी हाइलाइट्स भी दिखाते हैं कि कौन सा संस्थान क्या काम कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक शर्मा जी एक वो है स्लोगन है कि फार्मर फर्स्ट, किसान पहले है हमारे लिए। अब और चाहे हम मौसम की जानकारी है, दूरदर्शन सबसे पहला चैनल है जो आपको मौसम विज्ञान की जानकारी देता है, आपको बताता है कि अब आने वाले समय में पशुओं के लिए कौन सा टीका चाहिए, इस कार्यक्रम में दिखाते हैं। तो ये सब इसका भारत सरकार का उद्देश्य है। फार्मर फर्स्ट का मतलब है किसान प्रथम, किसान हमारे लिए है और हम किसान के लिए। तो डॉक्टर पाठक, निश्चित तौर पर कहीं शिकायतें हैं, कहीं अनुरोध, कहीं जवाब, और आपने जो पशुधन पर खासकर जानकारी दी, और सबसे मोटी बात तो ये बताई आपने कि फार्मर फर्स्ट, यानी किसान को हम प्राथमिकता देते हैं। तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषि दर्शन DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषि दर्शन DD, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। भेजे हमें मेल कृषि दर्शन DD@gmail.com पर।
आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।